नमस्ते दोस्तों। कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भैया का फोन आया था आज। सोहन ने वंदना से कहा तो वो चौंक गई। क्यों? अभी पिछले हफ्ते ही तो अम्मा को लेकर गए हैं, अब क्या आफत आ गई? कह रहे थे कि होली पर इस बार माँ को हमारे पास भेज देंगे। उन्हें अपने ससुराल जाना है एक हफ्ते के लिए। इस बात पर वंदना फट पड़ी। कह देती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मुझसे नहीं होती लगातार तुम्हारी माँ की सेवा। अभी तो गई हैं। अरे सुनो वंदू, सोहन ने छेड़ते हुए कहा, तुम बात बात में रूठा ना करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मुझे बार बार मायके जाने की धमकी क्यों देती हो जान? और क्या करूं? तुम्हारी भाभी बहुत होशियार समझती है खुद को। जब हमारी बारी थी हमने रखा माँ को तुम्हारी, अब उनकी बारी आई तो लगी बहाने बनाने। अपने मायके जाना है तो माँ को भी साथ ले जाओ। सोहन अपनी पत्नी का मुंह बना हुआ देखकर बोला, करता हूँ कुछ बाबा, लेकिन देखो तुम मायके जाने की बात दोबारा नहीं करना। उसके करीब आते हुए सोहन बोला तो वंदना मुस्कुरा दी। तुम भी किसी को अपने प्यार में कबाब की हड्डी नहीं बनने दोगे, वादा करो। यह कहते हुए वंदना ने अपना गोरा मुलायम सा हाथ सोहन की तरफ बढ़ाया तो सोहन ने उसका हाथ अपने होठों से लगाकर चूम लिया और वंदना इठलाती हुई काम का बहाना कर उससे हाथ छुड़ाकर किचन की तरफ भागी। लेकिन सोहन परेशान था। कहने को उसने कह दिया था वंदना से, लेकिन बड़े भाई अशोक से क्या कहे? उनकी पत्नी यानी शिखा भाभी जो जॉब करती थी, उन्हें अम्मा को रखने में ज्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि अम्मा वहाँ खाने में हमेशा नुक्स निकालती थी। दरअसल खाना बनाने वाली के हाथ का खाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इधर वंदना तो सारा दिन घर में ही रहती थी, पर जब तक अम्मा यहाँ उनके पास रहती तो वंदना किसी न किसी बहाने से अम्मा के खिलाफ सोहन के कान भरती ही रहती थी और वो परेशान हो उठता था और बेचैनी से इंतजार करता उस दिन का जब वो बड़े भाई अशोक के यहाँ रहने जाए। पर बड़ा अजीब लगता था सोहन को कि जिस अम्मा ने उन दोनों भाई और दो बहनों को बड़े आराम से पाल लिया था, जबकि उस वक्त न तो इतनी सुविधाएं हुआ करती थी और न ही इतने पैसे ही होते थे। माँ बाबूजी ने इतने अच्छे से पढ़ा लिखाया था। अब हम दोनों भाई बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन अकेली अम्मा को नहीं रख पा रहे थे। जब तक बाबूजी थे उन्हें पता ही नहीं चला माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है। माँ पिताजी में अच्छी बॉन्डिंग थी। सारे बच्चे त्योहारों पर इकट्ठे होते। दोनों बहन भी अपने पतियों और बच्चों संग आ जाती। खूब रौनक लगाते सब मिलकर। पिताजी ने बहुत कुछ छोड़ा था जाते हुए। ऐसा नहीं था कि उनकी माँ उन बच्चों पर आर्थिक रूप से आश्रित थी, पर इस बड़ी उम्र में अकेले रहने के नाम से डर जाती थी। भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। उन्हें लगा था कि दोनों बेटे कहीं आपस में भिड़ न जाए कि माँ उनके पास ही रहेगी, पर सच्चाई इससे कोसों दूर निकली। वो दोनों तो इस बात पर लड़ रहे थे कि माँ को तू रख ले, मैं नहीं रख पाऊंगा। उनकी माँ कल्याणी की आंखें भर आई जब उसने अपने बच्चों का इतना स्वार्थी रूप देखा। ये वही बच्चे हैं जो अपने बाबूजी के आगे मिन्नतें करते नहीं थकते थे कि आप दोनों हमारे साथ चलो। क्या वो एक दिखावा था? क्या इन्हें जरा भी फिक्र नहीं थी हमारी, और ना हमसे प्यार ही था? हे भगवान, इनकी परवरिश में कहाँ गलती हो गई मेरे से, वो सोचती रही। कल्याणी ने बहुत मना किया उन दोनों के साथ जाने के लिए, क्योंकि फिर दोनों के घर में कलह होती। लेकिन फिर उसकी बेटियां अड़ गई कि माँ को हम साथ ले जाएंगे। कितनी भी आधुनिक हो कल्याणी, पर बेटियों और दामाद के घर रहने के संस्कार नहीं थे उसके। आखिर मन मारकर ये तय हुआ कि 6-6 महीने एक एक बेटे के पास रहेगी। शुरू में कुछ समय कट गया था चैन से, फिर विवाद होने लगे। लड़कों को शिकायत थी माँ से कि पिताजी की संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं करती, उस घर को बंद करके क्यों रखा है।
कल्याणी डरती थी कि अभी मेरे हाथ में कुछ है तो शायद लालच में ही ये मेरा ख्याल रखेंगे। एक बार मुझसे सारे अधिकार छीन लिए तो कहीं मुझे दर दर की ठोकर खाने को ना छोड़ दें। जब उठते बैठते दोनों बेटों बहुओं ने कल्याणी को तंग कर दिया तो फिर एक दिन ऐसा आया जब कल्याणी ने पुश्तैनी मकान बेचना तय किया। मकान बिकता तो उसका सामान भी बेचना पड़ता। कल्याणी उस सामान से इमोशनली जुड़ी हुई थी। मिट्टी के भावों बिकते उस मकान की कीमत कल्याणी के लिए करोड़ों से ज्यादा की थी। उफ, ये लकड़ी की मेज, उस पर अशोक और सोहन के पिता बैठकर कितना लखा पड़ी का काम निपटाते थे। वो रसोई में रखा ऊंचा गद्दीदार स्टूल जो उन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए बनवाया था कि तू खड़े खड़े काम करते करते थक जाती होगी, इस पर बैठकर बनाया कर खाना। कल्याणी उस पर प्यार से हाथ फेरती रह गई और बच्चों ने बड़ी निर्दयता से उसे कबाड़ी को बेच दिया। कुछ महंगे सामानों के लिए वो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। भैया, ये जो जनरल का स्प्लिट एसी है उसे मैं ले जाऊंगी, उसकी छोटी लड़की सोनाक्षी बोली। तो उसके दामाद ने भी कोई विरोध नहीं किया और कल्याणी आश्चर्य से देखती रही। ये डबल डोर फ्रिज तो पापा ने मुझे देने को कहा था। बड़ी बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। सोहन और अशोक बड़बड़ा रहे थे कि पैसा, जायदाद, सामान सब में हिस्सा लेने को तो तैयार बैठी हैं ये दोनों, और माँ को रखने की बात आएगी तो माँ उन्हें फ्री कर देंगी, ये कहकर कि ये लड़कियां हैं। कल्याणी फटी आंखों से ये सब तमाशा देखती रही। इन्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं। इन्हें रुचि है तो इस बात में कि किसके हिस्से में क्या सामान आ रहा है। कोई एक स्वार्थी हो तो आदमी संतोष कर भी ले, पर यहाँ तो बड़े से छोटे तक, लड़की हो या लड़का, बहू हो या दामाद, सभी एक समान मतलबी निकले। कल्याणी सोच में पड़ गई। इस निर्जीव सामान को बटोरने में इन्हें इतना अच्छा लग रहा है और जीती जागती माँ सामने खड़ी है, उसकी भावनाओं की तनिक भी कद्र नहीं। ये लोग कहते हैं आजकल जमाने में बड़ा कंपटीशन है, हर बात में दौड़ लगी हुई है। अगर आप धीरे चलोगे तो दौड़ में पीछे रह जाओगे। इसीलिए आंख नीचे ये लोग दौड़े चले जा रहे हैं, पर कहाँ और कब रुकना है इसकी उन्हें खबर ही नहीं। और सामानों की तरह कल्याणी का भी बंटवारा हो गया था। साल के पहले 6 महीने बड़े बेटे अशोक के पास और बाद के 6 महीने छोटे बेटे सोहन के पास। हालांकि कल्याणी को ऐसे रहने में जोर पड़ा था क्योंकि अशोक हिल स्टेशन पर था। जनवरी और फरवरी में वहां बर्फ जमी रहती थी और उसे जोड़ों में दर्द की शिकायत थी, और सोहन प्लेन में था। वहां की चिपचिपी गर्मी उसे परेशान कर देती, पर कौन सुने उसकी। बेटों का तानाशाही फरमान जारी होता और वो चुपचाप वहीं रहने को मजबूर हो जाती। अब जनवरी में सोहन कल्याणी को अशोक भैया के पास छोड़ के आ गया था और अचानक से एक दिन अशोक भैया का फोन आ गया कि वो माँ को आके ले जाए, क्योंकि उन्हें और शिखा भाभी को उनके साले की शादी में जाना है। फिर वो होली करके ही लौटेंगे। अब सोहन चल तो दिया था माँ को लाने फिर से, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। वंदना रूठ के चली ही गई तो क्या करूंगा। मुझे तो उसके बिना रात को नींद भी नहीं आती। भैया से ही कोई तरीका पूछूंगा कि इस बीच माँ को कहाँ रखा जाए। वहां पहुंचकर वो दोनों भाई इसी बात पर आपस में बहस में उलझे थे कि ऐसी स्थिति में माँ को कहाँ रखा जाए। कल्याणी ने ये सुना तो वो अवाक रह गई। कुछ देर तो वो सुन पड़ गई, लेकिन फिर हिम्मत बटोर के बोली, बेटा तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। चौंक के उन्होंने माँ को देखा। आखिर क्या कहना चाहती है माँ? देखो, मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ, तुम दोनों में से कोई भी मुझे साथ रखने को तैयार नहीं है। बेटा, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसका बंटवारा करोगे तुम। आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं। बूढ़ा आदमी एक जगह रहने का अभ्यस्त हो जाता है तो कहीं दूसरी जगह उसे पसंद नहीं आती आसानी से। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर ही रही थी, पर तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हें अपनी माँ के मान सम्मान की तो छोड़ो,
उसकी किसी भी भावना की कोई कदर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अलग ही रहूंगी अब। मैंने एक ओल्ड एज होम में बात कर ली है, वो मुझे रख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब बूढ़े होकर रहने के लिए मकान बनाओगे अपना, उसमें एक आउट हाउस जरूर बनाना। क्यों? दोनों एक साथ बोले। क्योंकि जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वही रखेंगे। बच्चे जैसा देखते हैं उसे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये सुनते ही अशोक और सोहन के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। वो कल्याणी के कदमों पर गिर गए। माँ, हमें माफ कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोल दी। आप जब तक जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकती हैं। अपनी पत्नियों से तो पूछ लो पहले। माँ ने याद दिलाया। उनकी क्या औकात माँ, वो कुछ बोल सके? वो हमारी सहपरी इतना इतराती हैं। तो दोस्तों, माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि बच्चों ने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, माँ आखिर में माफ कर ही देती है। और कल्याणी ने भी ऐसा ही किया। उसने भी अपने बेटे बहुओं को माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।